नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। आपका पता नहीं, कमेंट करके बताइए। हम इस वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना जरूरी इस वजह से है क्योंकि इससे हमें क्या होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो आसान होंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ भी आएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे तो एनालिसिस करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले चैप्टर में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक, अब देखिए चैप्टर का नाम आपका क्या है। चैप्टर का नाम है भैया रियल नंबर, है ना। चैप्टर का आपका नाम है रियल नंबर, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, है ना। अब कहेंगे भैया कि चैप्टर का नाम आपका रियल नंबर है और गुरुजी आप का पगला रहे हैं, का कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है। तो हम पगला नहीं रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों पॉजिटिव इंटीजर को ही हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी हम सीखेंगे लेमा क्या होता है। ठीक, अब इसी का एक छोटा टॉपिक है, इसी का एक सब टॉपिक है। सब टॉपिक का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? एक एल्गोरिथम। लोग दोनों टॉपिक को मिक्स करते हैं कि कहते हैं कि मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है। ये अलग है एल्गोरिथम और लेमा अलग अलग है। तो अभी दोनों को सीखेंगे, दोनों है क्या। ठीक, हम इस वाले टॉपिक से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ पता करते हैं। ठीक, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। हम इस चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ेंगे। ठीक, और एचसीएफ किसका निकलेगा? पॉजिटिव इंटीजर का ही निकलेगा इस चैप्टर में। ठीक, अब देखिए दूसरा, इसी में इस वाले लेमा की मदद से हम कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स को, स्पेशल टाइप के फॉर्म्स को प्रूफ करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि भैया आप सिद्ध कीजिए, आप प्रूफ कीजिए कि जो इवन नंबर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है। वो q क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। ठीक, कई बार ऐसे भी कहता है भैया कि आप प्रूफ कीजिए कि जो इवन नंबर्स होते हैं उनको, वो जो होते हैं वो 4q या 4q+2 के फॉर्म में होता है ना। इसी का उल्टा और नंबर होता है। और नंबर को भी दिखाने के लिए कहता है भैया कि दिखाइए जो और नंबर्स होते हैं या तो वो 4q+1 के फॉर्म में होंगे या फिर 4q+2 के फॉर्म में, 4q+3 के फॉर्म में होंगे। ये कौन से हैं? और इंटीजर्स हैं। और ये कैसे हैं? इवन इंटीजर्स हैं। ठीक, तो हमें लेमा से दो चीज पढ़ना है, एचसीएफ निकालना और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को, स्पेशल टाइप के फॉर्म्स को प्रूव करना है। किसकी मदद से? लेमा की मदद से। ठीक, अभी लेमा और एल्गोरिथम अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब देखिए हमें दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए इसके मदद से भी हमें दो चीज पढ़ना है। ठीक, पहला हमें क्या पढ़ना है? इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, है ना। जैसे √3, √2, √5, ये नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स हैं ना। तो इनको प्रूव किया जाता है इस वाले थ्योरम की मदद से कि ये क्या है? इरेशनल है ना, ये इरेशनल है। अभी हम इसका प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक, और दूसरा इसी में होता है कि इसी के मदद से हम रेशनल नंबर का क्या करते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि मतलब डेसिमल में जब एक्सपेंड करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। किसकी मदद से? इस वाले थ्योरम की मदद से। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है आगे पता चलेगा आपको ना। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 3.3333 ऐसे ये चलता चला जाएगा। मतलब क्या ये आगे जा रहा है तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो हम यहाँ से पता करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। किसकी मदद से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से। ठीक, अब इसी में एक टॉपिक और छोटा सा आता है, वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन शायद आप क्लास 5 में या क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन
है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं, है ना। इसके मदद से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एचसीएफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, और क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम पॉजिटिव इंटीजर का। इसके मदद से ये भी क्या इसी का एक रूप है, इसी का एक छोटा सा फॉर्म है ना। अब देखिए इन्हीं एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होते हैं। रिलेशन क्या होते हैं, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन गुणे, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, सेकंड नंबर के साथ, है ना। और उनका एलसीएम जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ के साथ बराबर होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक, तो क्या है, ये वाला भी पढ़ना है छोटा सा। ठीक, तो क्या करना है, इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि क्या क्या पढ़ना है और कौन से किस चीज के बारे में पढ़ना है। अब देखिए जैसे आपका फंडामेंटल थ्योरम आपका किसके लिए, सॉरी, जैसे आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पॉजिटिव इंटीजर के लिए था, वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम भी किसके लिए है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। ठीक, अब देखिए हमें पूरे चैप्टर में दो ही टॉपिक पढ़ना है, लेमा और थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम, और दोनों किसके बारे में पढ़ना, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है। तो समझ में आया, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको कहा कि लेमा समझाना है और एल्गोरिथम समझाना है। ठीक, तो पहले आइए हम लेमा समझते हैं। लेमा क्या होता है ना, लेमा। ठीक, लोग इसको डिफाइन करते हैं, कहते हैं इट इज एन प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट विच इज used to prove अनदर स्टेटमेंट, है ना। अब कहेंगे भैया ये क्या थ्योरेटिकल आप चाप दिए, है ना, गुरुजी कुछ समझाइए। तो देखिए ये जो लेमा है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो एकदम थ्योरम की तरह ही है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया कि ये पहले से कोई चीज है उसको प्रूव किया गया, मतलब वो एक चीज हमें पता है कि ये प्रूव है, ये सही है। ठीक, उसी के बेसिस पे हम एक नए चीज को बताते हैं, भैया क्या ये भी प्रूव्ड है। तो थ्योरम भी ऐसे ही तो होता है यार। अब ट्रायंगल अगर 9th क्लास पढ़े हैं तो उसमें ट्रायंगल एक चैप्टर है, उसमें कांग्रुएंसी वाला एक चैप्टर है, उसमें साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ये क्या है, ये प्रूव्ड थ्योरम है। इन्हीं के बेसिस पे तो हम दो ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करते थे 9th क्लास में। तो वही चीज है थ्योरम, क्या वो थ्योरम है और वो थ्योरम प्रूव्ड है, उसी के बेसिस पे हम नई चीज को प्रूव कर रहे हैं। तो लेमा भी क्या है, इसी का एक रूप है, या कह सकते हैं कि दोनों सेम है। ठीक है, लेमा जो है दोनों पूरा सेम है। अरे यार ऐसे मान सकते हैं, पहले के जमाने में लोग क्या होता था, मान लीजिए क्या कोई हलवाई है पहले के जमाने के, है ना, तो अब उनका एक बेटा है, कौन है ना, कोई है मान लीजिए। अब उसके बेटे के बारे में कोई पूछे भैया कि ये बेटा क्या करता है, तो पहले के जमाने में लोग क्या बताएंगे कि जो बाप करता है वही बेटा भी करता होगा, बाप हलवाई है तो बेटा भी हलवाई होंगे। तो सेम वैसे क्या है यार, वही हलवा बाप बेटे का एक रिलेशन है। ठीक, लेमा क्या है, ये बाप है और आगे जो प्रूव किया जाएगा क्या बेटा, क्योंकि जो बेटा है वो बाप से ही तो आया है ना, तो इसी वजह से क्या है, ये लेमा है। ठीक, मुझे लगता है कि लेमा समझ में आया होगा। ये क्या एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो यूज होता है एक अनदर स्टेटमेंट को, एक दूसरे स्टेटमेंट को, एक दूसरे क्वेश्चन को प्रूव करने में। ठीक, अब इसी के आगे आता है क्या, एल्गोरिदम। क्या आता है, एल्गोरिदम, है ना। अब देखिए एल्गोरिदम क्या होता है, एन एल्गोरिदम is series of well defined steps. An algorithm is series of well defined steps, है ना, which is used for solving a problem. ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ स्टेप्स होता है, मतलब 3-4 स्टेप होंगे, ग्रुप ऑफ स्टेप होता है। यहाँ पे देखिए ना सीरीज ऑफ स्टेप लिखा है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेप्स है, जो क्या होता है, यूज होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना, क्या करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक, अब कहेंगे भैया क्या थ्योरेटिकल फिर से आप पटक दिए,
थ्योरेटिकल है, अभी आपको समझ में भी आएगा, है ना। अब देखिए ये है क्या, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, सब्जी बनाना है। तो देखिए सब्जी बनाना क्या है, एक प्रॉब्लम है। सब्जी सब्जी बनाना क्या है, प्रॉब्लम है ना। अब देखिए इसमें स्टेप क्या होगा सब्जी बनाने का, पहले क्या करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे, तो गरम करना हुआ, है ना। फिर तेल मसाला डालेंगे, उसको भी गरम गरम करेंगे, तेल मसाला डालेंगे, दूसरा स्टेप हुआ, है ना। तीसरा स्टेप क्या होगा, सब्जी को मिक्स करेंगे, सब्जी को मिलाएंगे, ठीक। और आपका चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा सब्जी को पकाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या डाल देंगे, पकाना, ठीक है ना। अब आप देखिए ये क्या स्टेप है ना, एक के बाद एक करेंगे, ऐसा थोड़ी ना, पकाएंगे पहले, गरम करेंगे बाद में, और तेल मर्चा डालेंगे पता नहीं कब, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये क्या है, पहले कह रहे हैं ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, क्या है, 4 स्टेप हैं। हमने इन 4 स्टेप की मदद से सब्जी, एक प्रॉब्लम था सब्जी बनाना, उसको हमने सॉल्व किया। तो सेम यहाँ से एल्गोरिदम यही है, सेम है, आपको कंप्यूटर में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी हो सकता है मिले, और मैथमेटिक्स में तो मिल ही रहा है यहाँ पे ना। तो एल्गोरिदम क्या है, एक 3-4 स्टेप का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे इसी के मदद से। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ निकालना एक प्रॉब्लम है, और उसको निकालने का ये एल्गोरिदम एक स्टेप है ना। इसमें क्या होगा, 4-5 स्टेप होगा, उन 4-5 स्टेप की मदद से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको एल्गोरिदम भी समझ में आया होगा, है ना। एल्गोरिदम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टेप्स होता है, जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है ना। देखिए मैं जब पढ़ता था तो ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी कि है क्या ये, तो आपको शायद समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिएगा और दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक है। अब देखिए चैप्टर का नाम का आपका क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। तो रियल नंबर किससे बना हुआ है, रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से, और दूसरा किससे बना है, इर्रेशनल नंबर से, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि रेशनल के आगे भाई आई आर लग गया, तो जब किसी भी वर्ड के आगे आई आर लग जाता है, दैट मीन्स कि वो उसी का उल्टा है। तो इरेशनल जो है टोटली रेशनल का उल्टा है, ठीक है। और आप अगर रियल नंबर के बारे में कोई पूछ रहा तो क्या बताएंगे भाई, कि रियल नंबर, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर का हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन लोग बताते हैं, द numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and also q is equal to not 0, है ना। और यहाँ पे पी क्यू के बारे में ये भी कहा जाता है कि पी क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। इंटीजर होने के साथ क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, वो सारे नंबर जिनको हम p बटा q के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, ये 10 है, 10/2, ये p बटा q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है ना। 10/3 ये क्या है, p बटा q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पे 10 क्या है, इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और नीचे वाला क्या है, 0 के बराबर नहीं है ना। अब देखिए इंटीजर हो सकता है कि आपको ना पता तो मैं बता देता हूँ। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक। और होल नंबर जो आता है वो कहाँ से आता है, होल नंबर आता है, इसी में 0 मिला दीजिए और नेचुरल नंबर को मिला दीजिए, तो कहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। और जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, इधर वाला पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, और इधर वाला निगेटिव नंबर। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का एकदम निगेटिव, मतलब सभी में माइनस लगा दीजिए और एक 0 मिला दीजिए, तो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। मुझे लगता है कि आपको इतना पता होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर मैंने क्या बताया, जो p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो 10/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 10/3 क्या है, रेशनल नंबर है ना। अब जैसे मैं कहूँ 0/5, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। 0/5 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये p बटा q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और p q क्या है, इंटीजर है। उसी के साथ क्या है, q आपका 0 नहीं है। देखिए 0/5 में नीचे वाला 5 0 है नहीं है ना, तो क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ 5/0 है ना, तो 5/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे वाला क्या है, 0 है। q क्या है, 0 है, तो q कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। अब देखिए
मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 10/2 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप 10 को 2 बराबर भागों में बांटना चाहते हो, तो हर एक भाग में कितना आएगा, हर एक पार्ट में कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। इस डिवीजन का मतलब ये है, ऐसे लिखा हुआ है 10/2 लिखा है, अब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या कि दो पार्ट में डिवाइड करना, तो कितना आएगा, 10 आएगा। डिवीजन का मतलब तो यही है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 10/0, तो इस सेंटेंस का, इस इक्वेशन का जो कुछ भी है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है यार। आप किसी से कहेंगे भैया 10 को 0 भाग में डिवाइड कीजिए, 0 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कहेंगे भैया कहाँ पगला रहे हैं, थोड़ा सही से बात कीजिए, इसका मतलब क्या है ना। तो एक्चुअली इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। क्या निकलता है? सेंस, मतलब नहीं निकलता है। जब इसी का कोई मतलब ही नहीं निकलता है तो फिर मैथमेटिक्स में है कैसे ये, है ना। तो इसी वजह से लोग क्या कहते हैं कि नीचे वाला जो है, और ये जो नंबर है p/10/0, ये नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड है, जो परिभाषित नहीं है, जो डिफाइंड नहीं है ना। इसी वजह से कहते हैं कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, है ना। अब देखिए, जो रेशनल नंबर है उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से रूट नहीं दिखना चाहिए, है ना। अगर रूट दिखा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, इर्रेशनल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, ऐसे √3/5 है ना। अब देखिए √3 जो आपका है ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर जब नहीं है तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, है ना। अब देखिए रूट अगर ऐसे 5/6 है तो ये भी क्या है, रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है, क्योंकि √5 क्या इंटीजर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे मान लीजिए √4/3 है, तो बताइए इरेशनल है कि नहीं है? ये रेशनल है, क्योंकि √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है और बाई में 3 होती है। मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया था, जो क्या हो p/q के रूप में लिखा जा सके, फॉर्म में लिखा जा सके। तो अब बताइए √4 को √2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 लिख सकते हैं ना, तो 2/3 क्या हुआ, रेशनल हुआ, है ना, क्योंकि 4 √4 2 में बदला जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा कि रेशनल क्या होता है। अब देखिए इरेशनल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक रेशनल के जैसा ही होता है, उसी का उल्टा कर देंगे, बस क्या लिखेंगे, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q both are not integers. What? p and q both are not integers, and also q cannot be equal to 0, मतलब कि जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, नॉट रिटन, ओके। एंड जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना। इसी को लोग अलग तरीके से भी बताते हैं भैया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है। तो जो इरेशनल नंबर होता है ना वो टोटली पॉजिटिव इंटीजर से बनता है ना। जैसे मान लीजिए क्या पॉजिटिव इंटीजर्स का हम रूट जब लगाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर जब हम रूट लगाएंगे तभी इरेशनल नंबर बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 5 है तो ये पॉजिटिव है, रूट लगा दिए, ये रेशनल हो गया। ये 3 क्या है, नंबर है, इस पे रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए -3 है, इसके ऊपर रूट लगाते हैं तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, जाके 11th में पढ़ेंगे, है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, जब रूट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। किसके ऊपर, पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर जो है, कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से ही तो बना है ना, रेशनल नंबर, और क्या है, इरेशनल नंबर, है ना। जब हम पॉजिटिव इंटीजर का रूट लगाते हैं तो ये रेशनल नंबर बनता है। और रेशनल नंबर में क्या है, पॉजिटिव वाला भी तो होता है, पॉजिटिव पार्ट तो होता है, निगेटिव वाले को हटा दे तो पॉजिटिव पार्ट ही तो बचेगा ना। तो हमें केवल पॉजिटिव पार्ट के बारे में ही पढ़ना है, रेशनल नंबर में भी हम पॉजिटिव पार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, और इरेशनल नंबर में जो पढ़ेंगे वो भी पॉजिटिव पार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे 5 का रूट लगाएंगे तो ये रेशनल हो गया। अब कहेंगे भैया ये पॉजिटिव है, आगे लगा दे तो माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमें इस माइनस वाले बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल प्लस वाले के बारे में ही चैप्टर में पढ़ना है। पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और पॉजिटिव इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो प्रॉपर्टी बताई थी रेशनल नंबर के बारे में, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो होता है उसमें क्या है, डिवीजन है, मतलब लेमा जो होता है वो पूरा टोटली किससे डील करता है, डिवीजन से डील करता है। कौन, लेमा, है ना, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। और मैं बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये वाला डील करता है किससे, मल्टीप्लिकेशन से डील करता है, टोटली किससे डील करता है, ये मल्टीप्लिकेशन से डील करता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, डिवीजन, मतलब इस चैप्टर में टोटली आपको कहीं ना कहीं डिवीजन ही मिलेगा। आप जो कुछ भी पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, डिवीजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम डिवीजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। नीचे जो लिखा होता है उसको उतने पार्ट में डिवाइड करना, और ऊपर जो लिखा होता है उसी को हमें डिवाइड करना होता है। तो इस चैप्टर में हमें डिवीजन के बारे में पढ़ना है, तो डिवीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, है ना। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, इसमें डिवीजन के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ना ही है टोटली, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे 15/4 लिखा हुआ है। तो 15/4 का मतलब क्या है कि आप 15 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। हर एक पार्ट में कितना आएगा, हर एक पार्ट में यहाँ पे आएगा 3 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 15 को डिवाइड कीजिए आप ऐसे 4 से, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 12, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। मतलब कि क्या होगा, 4 लोग अगर हैं, ऐसे 4 लोग हैं तो एक 3 पाएगा, एक 3 पाएगा, एक 3 पाएगा, एक 3 पाएगा, 3 3 4 लोग पा जाएंगे, और यहाँ पे 3 क्या होगा लास्ट में बच जाएगा, क्योंकि 3 है, 4 लोगों में नहीं बच सकता है बराबर बराबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 3 बचा हुआ है, ये बट गया है, और इतने पार्ट में इसको बांटना है, और बांटना किस नंबर को है, 15 को बांटना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो सारे नंबर्स है, इन सारे नंबर्स का नाम है, इस वाले नंबर को कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, ठीक। और इस वाले नंबर को कहते हैं डिवाइडेंड, जो यहाँ पे बीच में है, कहाँ है, बीच में, डिवाइडेंड, मतलब ये ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड होता है, ठीक। और नीचे वाला क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर, ठीक। और यहाँ पे जो यहाँ पे होता है इसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको पता होगा। और नीचे वाले को कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जो पूरा पूरा बचा हो, जो बचा, रिमेन का सीधा मतलब ये होता है कि जो बचा हुआ है। तो नीचे 3 बचा हुआ था, बचा ही हुआ था ना, ठीक। अब देखिए डिवाइजर जो है, डिवाइजर को हम दिखाते हैं किससे, बी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बी से। और डिवाइडेंड को जो दिखाते हैं इसको दिखाते हैं ए से, ठीक है। अब ये बना दिए, मुझे नहीं पता क्यों बनाए हैं इसको, ए से क्यों दिखाते हैं, बी से क्यों दिखाते हैं, मुझे नहीं पता। और इस क्वोशिएंट को, क्वोशिएंट में जो क्यू है, मतलब कि 3 को हम दिखाते हैं क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से, क्योंकि आगे क्या है, क्यू है, ठीक। और रिमाइंडर को किससे दिखाते हैं, आर से, क्योंकि आगे क्या है, आर है ना। अब आप शायद जानते भी होंगे बचपन में लोग टीचर्स जो होते हैं वो सिखाते हैं चेक करना कि ये डिवीजन सही है कि नहीं सही है। जैसे 4 15 ऐसे किए, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे कितना आया, 3 आया, है ना। अब देखिए इन 3 को 4 लोगों में बांटे तो 3 3 3 4 लोग पाए, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। मतलब हम क्या करते हैं चेक करने के लिए, इनका इनका गुणा करते हैं 12, और जो नीचे बचा था वही जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब कि जो शुरू में था वही यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा 15, है ना। 4 3 12 3 15, तो आपका क्या है, ये डिवीजन सही है, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इसी का लोग फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला क्या बनाते हैं, 15 बराबर, है ना। 15 बराबर आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3, इनका इनका गुणा ही तो किया गया ना, 4 3 12, और जो लास्ट में बचा था 3, इसी को जोड़ देंगे। तो अगर 4 3 12, 3 जोड़ने 15 आ रहा है, इधर भी 15 है, मतलब क्या है, डिवीजन सही है। अब इसी का फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आगे क्या है, डिवाइडेंड है, 15 को डिवाइडेंड कहते हैं ना, तो आगे क्या आ जाएगा, डिवाइडेंड आ गया, ठीक। और बराबर आ गया। अब बी को यहाँ पे 4 है, इसको बी कहते हैं, तो बी क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, तो यहाँ पे डिवाइजर लिख देंगे, ठीक, डिवाइजर आ गया, है ना। और फिर इनटू मल्टीप्लाई बाई, ये 3 क्या है, क्वोशिएंट है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, क्वोशिएंट लिखाएगा, ठीक है। क्या लिखाएगा, क्वोशिएंट लिखाएगा। और नीचे क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपका क्या हुआ था, रिमाइंडर यहाँ पे जुड़ गया था ना 3। अरे भाई डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किए तो इतना आया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और यहाँ पे प्लस क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो पहला फार्मूला आपका क्या बना, ये वाला फार्मूला इस चैप्टर का क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है, सोल है। इसके बिना आप ये चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लोग एक चीज भूल जाते हैं भैया कि इसमें डिवाइजर कौन सा होगा और डिवाइडेंड कौन सा होगा। क्या भूल जाते हैं, डिवाइजर कौन सा होगा और डिवाइडेंड कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है भैया, देखिए, है ना। लोगों को ये क्वोशिएंट यहाँ पे जो आता है क्वोशिएंट ये याद होता है, और रिमाइंडर भी याद होता है कि नीचे जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। भूलते क्या हैं लोग, भूलते हैं इस डिवाइडेंड को और डिवाइजर को, ठीक। अब देखिए याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे ये डिवाइजर है, डिवाइडर में डिवाइजर में आपको ओ दिख रहा है ना, ओ कैसा है, ए की तरह नहीं है, ओ जो है ए की तरह नहीं है। तो अल्फाबेट में ए कहाँ आता है, शुरू में आता है, मतलब डिवाइजर जो आएगा वो शुरू में आएगा,
और डिवाइडेड में कहीं ए ओ नहीं है ना, तो मतलब ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा। इन्हीं दोनों में लोग क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइडेंड ये है कि डिवाइजर ये है। अगर थोड़ी देर नहीं पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ओ है, वो कैसा एक ही जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, और जो बीच वाला है वो डिवाइडेंड हो जाएगा। क्वोशिएंट रिमाइंडर तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में भी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये क्यू था और यहाँ पे ये क्या था, आर था, है ना। अगर इसी वाले फार्मूले को हम अगर ए बी में लिखना चाहें तो कैसे लिखाएगा ये, देखिए डिवाइडेंड पहले, तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर आपका बी है, तो इसको बी से दिखा देंगे, तो ए बराबर बी, और क्वोशिएंट यहाँ पे क्या है, क्वोशिएंट क्यू है, तो गुणे में क्यू कर देंगे, और रिमाइंडर को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, तो प्लस आर कर देंगे। तो फार्मूला यहाँ पे क्या बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। इसके बारे में आगे के वीडियो में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा कि ये फार्मूला क्या होता है, ठीक। ये क्या फार्मूला क्या होता है, कैसे आया है, इसमें डिवाइजर डिवाइडेंड क्या होता है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक। और ये वाला फार्मूला जो बना है इसी से बना है, यही क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। आगे के वीडियो में और बात करेंगे।